बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रिजवान शहजाद साहब। हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। हुकूमत ने बड़ी ही खामोश तरीके से ऐसी कानून साजी की है जिसने हर तरफ एक दफ़ा थरथली मचा दी है। वो अदलिया से लेकर आर्म फोर्सेस के जो मुद्दत मुलाजमत है उसके हवाले से कानून साजी है। वन बाई वन आपको बताएंगे कि 4-5 बिल आज पेश किए गए। अचानक ये पता चला तकरीबन 4-4:30 बजे कि हुकूमत जो है वो आर्म फोर्सेस के हवाले से भी एक अहम कानून साजी लेकर आ रही है और अभी 2 से 2.5 घंटे में उस बिल को पेश करके कौमी असम्बली से मंजूर भी करा लिया गया। वो है क्या? एक नंबर आर्म फोर्सेस के हवाले से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कैसे बढ़ाई गई है, सुप्रीम कोर्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में क्या क्या तब्दीली आई है, क्या कौन से जज इन और कौन से आउट होंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल भी इसमें शामिल है। वन बाई वन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले रिजवान शहजाद साहब, आर्म फोर्सेस के हवाले से जो बिल है उसको हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में बताएं कि वो क्या है। देखें, जो आर्मी यानी कि पहले तो आप समझ लें सर्विसेज चीफ, यानी कि तीनों सर्विसेज के जो चीफ्स हैं, आर्मी चीफ हो गए, नेवी चीफ हो गए और एयरफोर्स चीफ हो गए, इन तीनों की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर तोसी की गई है। पहली बात यानी कि उसको 3 साल से 5 साल कर दिया गया। जो शाम 4 वन टाइम पहले जो 3 साल होता था अब 5 साल जी, अब पहली अपॉइंटमेंट ही 5 साल होगी, क्योंकि उसके अंदर जब उन्होंने लिख दिया कि इसको 3 से आप 5 पे रिप्लेस कर दें वर्ड को, तो ये एक अमेंडमेंट हो गई। दूसरी जो अमेंडमेंट है मेजर, वो ये, बल्कि आपकी वो बात मुझे याद है कि 4 बजे तक ये क्या सराइयाँ थी, बातें हो रही थी। एहसन इकबाल साहब से बात हुई, अता तारड़ साहब से बात हुई, दानियाल से हुई, तलाल चौधरी साहब से बात हुई। उन सब ने कहा जी अभी बस थोड़ा सा और इंतज़ार करें, तो बस अभी हो रहा है। लेकिन उन्होंने बहरहाल हिंट्स दे दी थी इस तरह की कि हम ये चीज़ें करने जा रहे हैं, और किसी ने भी डिनाई नहीं किया था। तो ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया था उस वक्त ही कि जनाब अब जो है वो ये आज कहानी डलने जा रही है। उसके बाद ये है कि ये जो 3 साल से 5 साल हो गया, और उसके फ़ौरन बाद जो आप एक जो अमेंडमेंट देखते हैं 8C के अंदर, अब वो बड़ी मायने खेज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है साकिब भाई। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट एज और जो सर्विस लिमिट है किसी भी आर्मी चीफ, नेवी चीफ या जो एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। यानी कि ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन, एंड और एक्सटेंशन, तो दोनों लफ्ज़ लिखना बड़े मायने खेज होते हैं। जब एंड और का इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये और के मायनों में भी है, या के मायनों में भी है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये अभी भी मैं 2-3 लोगों से डिस्कस कर रहा था, और हमने बीच में वीलॉग भी शुरू कर लिया है, क्योंकि ये अभी इंटरप्रिटेशन इसकी बाकी है कि क्या 8C की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन अभी तक मैं समझता हूँ कि नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि भाई ये जो एक दफ़ा आपने जो अपॉइंटमेंट करनी है 5 साल की, तो क्या उसके बाद जो 64 साल में रिटायर होता था जो 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ जो होता है, या जो नेवी और एयरफोर्स का चीफ होता है, तो क्या उसके ऊपर भी 64 साल की एज लिमिट अप्लाई होगी, या उनके बाद उनको जब आप 5 साल एक्सटेंशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 59 में अपॉइंट हुआ है, वो 64 पे रिटायर हो रहा है, अगर उसको आप 5 साल की उस वक्त जो है एक्सटेंशन देते हैं, रीअपॉइंटमेंट दे देते हैं, अगर आप पहले रीअपॉइंटमेंट दे देते हैं और फिर एक्सटेंशन दे देते हैं, तो ये बात कहाँ तक जाएगी, ये अभी वाजे नहीं है। मैं कोशिश कर रहा था कि लॉ मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर बात करके क्लैरिटी हो जाए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंप्रेशन पढ़ के यही आता है कि शायद लाइफ टाइम जो है उनको दे दिए। मैं अपने कम इल्मी का भी एतराफ़ करने में कोई मुझे लेकिन ये है कि क्लैरिटी उस वक्त होगी जब वजारत कानून या हुकूमत की जानिब से इसकी वजाहत आएगी, या ये कहीं पर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, जो भी जिस तरह भी होगा, तो इसकी वजाहत आएगी। इंटरेस्टिंग है लेकिन उसमें जो बेसिक है वो 3 से 5 तो है ही है, लेकिन उससे जो बड़ी चीज़ है वो यही है कि आपने जो एक्सटेंशन देनी है, जो रीअपॉइंटमेंट करनी है, वो ज़्यादा मायने खेज है। क्योंकि देखें अभी जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं उनको आपने अपॉइंट कर दिया है, अब उनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है या एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक है। तो वो इसलिए अहमियत का हामिल है कि उनको कितनी एक्सटेंशन, कितनी रीअपॉइंटमेंट मिलती है। अच्छा, ये आर्म फोर्सेज, नेवी और जो एयरफोर्स हैं, तीनों के 1953 का जो एक्ट है, उन तीनों में ये 1952 है, ये जो आर्मी एक्ट है वो 53 जी, वो मुख्तलिफ सालों में है, वो मुख्तलिफ सालों में ये तीनों जो हैं एक्ट हैं, तीनों फोर्सेस के
1961 है नेवी का जी। तो तीनों एक्ट में एक 52 का, एक सिमिलर 53 का और नेचर एक- की yes। जो तरमीम है वो की गई हैं। 3 से 5 साल अब उनकी जो बेसिक बिल्कुल जिसमें बिल्कुल क्लैरिटी है वो ये है कि उनकी पहले मुद्दत जो है वो 3 साल होती थी, अब 5 साल होगी Yes। इन तीनों आर्म फोर्सेस के। आगे बढ़ते हैं रिजवान शहजाद साहब, सर। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है उसके हवाले से क्या बिल है? उसके हवाले से भी वही बिल है कि आपने जो जजेस अच्छा, की एक चीज मैं तादाद ऐड है कर दूं, सर। पीटीआई की जानिब से जो बैरिस्टर गौहर हैं उनसे ये सवाल हुआ था, पीटीआई ने अंदर शोर शराबा किया, जो है वो जो कापियां थी ये फाड़ के फेंकी गई, नारेबाजी हुई, गुत्थम गुत्था भी हुए जो हुकूमती जो लोग थे उनके साथ, एमएलएस के साथ, पार्लियामेंट हाउस के जो कौमी असम्बली के अंदर तो ऐवान में। लेकिन जब बैरिस्टर गौहर साहब से स्पेसिफिक सवाल हुआ तो उन्होंने जो आर्म फोर्सेस की जो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से लेजिस्लेशन है तो उन्होंने कहा कि हमारी एक सियासी पार्टी है, एक हमारी कोर कमेटी है, वो बैठेगी, उसके बाद हम असेस करेंगे, उसके बाद हम अपना मौकफ देंगे। तो ये बात रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट की जजेस का तादाद का मामला बिल्कुल सिंपल है। कल तक हम सुन रहे थे कि उनकी तादाद जो है वो 17 से 23 हो जाएगी या मैक्सिमम 25 हो जाएगी, लेकिन आज जो बिल पेश किया गया है उसमें उन्होंने सीधा सीधा उसको 17 से डबल कर दिया, यानी कि 34। तो 33+1 होगा कि एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस जो कमेटी थी, कायमा कमेटी, उसके सैटरडे उसका इजलास हुआ था और उसमें फारूक एच नाइक साहब थे, लॉ कमेटी थी लॉ की, तो उस कमेटी में 25 किया गया। तो कमेटी में तो कोई डिस्कशन भी होती है अलग, अगरचे आजकल जो डिस्कशन का रवाज नहीं है फिर भी एक फॉर्मेलिटी सी होती है कि चले जी वो कमेटी में आया, उन्होंने राय ली, किसी ने 21 कहा, किसी ने 23 कहा, किसी ने कहा 25 कर ले जज। ठीक है। तो ये मुझे तो वो लतीफ़ा तो याद आ रहा है कि वो जो आज जब फेडरल कैबिनेट में ये मामला गया हाँ। तो वहां पे किसी ने कहा 27 कर लें, फिर कहा 29 कर लें, 31 का, फिर 33 का, किसी ने वज़ीर आज़म ने कहा 34 कर लें। मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब कहा किसी ने है या नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। लग ऐसे रहा है कि किसी ने कहा होगा यार इस तरह करते हैं 17 है 34 कर ना लें। तो अड्डी तो ना साड़ी, 34 डबल कर लें, ठीक है, डबल कर लें, 17 से डबल कर लें। कोई लॉजिकल उन्होंने एक नंबर सोचा होगा हाँ। कि यार 37 34 25 किधर, यानी किधर कर लें? 17 से 34 कर लेते हैं, सीधी सीधी बात हाँ। है। वैसे एक जो है राय मैंने अपनी जो है वो आज़राए तफन्नुन में बात कर रहा हूँ, Please। एक राय ये थी कि मैं अपनी तरफ से हम दे रहे थे साफी कि इस तरह करें, हर पार्टी को कोटा दे दें। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना कोटा लेके अपने अपने जज लगाएं, अपने बेंच बनाएं, अपने फैसले करवाएं, तो यकीनी तौर पर पंजाब पुलिस का लेवल तो आ ही जाएगा। तो जाए आप अपनी प्रोटेक्शन करें, आप हुकूमत चलाएं, सारे सिस्टम चलाते रहें, तो उस लेवल पर लेकर नहीं, जाएं। तो वो जो- लेकिन ये जो 34 जजेस का करना भाई। कल 2 बजे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है, बहुत ही अहम इजलास है। उससे पहले 34 जजेस का बिल आना हुकूमत की जानिब से, मेरा ख्याल है एक जुडिशरी को जब वो बताया गया है कि हम ही प्रिवेल करेंगे। ये तो अब आप लोहे पे लकीर कर लेना, जब से 26वीं आईनी तरमीम हुई है उस रात भी आप और मैं यहाँ जी, थे। जी। आप चले गए थे लेकिन फिर भी हम यहाँ थे और सुबह तक लेजिस्लेशन होती रही है। जी। सुबह तक जनाब कानून साजी, जिस टाइम तक फजर की अजान के वक्त यहाँ कानून साजी हुई है। अब ये वाला तो आप मामला ज़हन से ही निकाल दें कि यार कोई रुकावट है, कोई मसले मसाइल हैं, कोई जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर करेगी या कोई ये मसला बन जाएगा, वो मसला बन जाएगा। जो करना है वो पार्लियामान करेगा और वो पार्लियामान करके दिखा रहा है। आज एक सिंपल सी चीज़ आप देख लें, बैरिस्टर गौहर को उन्होंने कहा जी एक ही ऑफर है आपके लिए। जी, जी। वो एक ऑफर क्या है कि आप बैठ जाएं, अपने अरकान को बिठा दें, उनको कहें कि हमारी बात सुन लें तो हम आपकी बात भी सुन लेंगे, ठीक है। नहीं सुनेंगे तो हम बुलडोजर है हमारे पास, हम चलाएंगे। तो वो बुलडोज कर सकते हैं, वो कर लिया तो उन्होंने। बुलडोज किया उन्होंने, बिल पेश किया, बिल मंजूर पेश किया, कोई उस पर डिस्कशन समझ आ रही है, नहीं आ रही है, एमएनएस को पता है नहीं पता, कुछ भी मतलब हो, बहरहाल उन्होंने कहा कि ये बिल है और भाई पेश। लॉ मिनिस्टर से मैंने पूछा है, जी। उन्होंने कहा जी अभी आप मुझसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पूछें, सर्विसेज चीफ का ख्वाजा आसिफ साहब से पूछ लें, क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करना चाहता हूं। वैसे ये बात लॉ मिनिस्टर ने की है, मेरे लिए हैरान कौन है? लॉ मिनिस्टर जिनका काम ही ये है, ये उन्होंने सारा यकीनन drafting, वेट किया, सब कुछ। उन्होंने यकीनन हर चीज की है, लेकिन उन्होंने चूंकि उनसे प्रेजेंट करवाए हैं बिल नहीं, ख्वाजा तो आसिफ साहब ठीक है, लेकिन एक चीज समझ वो नहीं आ रही, देखें ना, ये कैसे वो कह रहे हैं? मार्जिन क्रिएट किए जाते हैं कि यार अब मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर दूं तो कहीं मसला ना बन जाए ना। ठीक है, ठीक है, तो वो ये सारी चीजें साथ साथ लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस की हाई कोर्ट के तादाद जजेस की तादाद का वो भी बढ़ गई है। उसमें कितनी? आप 9 से जो है वो 12 पर चले गए हैं और उसका रीजन 9 प्लस चीफ जस्टिस, अब 12 प्लस चीफ जस्टिस होगा। हाँ, तो अब उसके अंदर भी उन्होंने जो लॉ मिनिस्टर से बात हो रही थी
तो वो यही बता रहे थे कि देखें जी, लोग आते हैं, केसेस लेफ्ट ओवर हो जाते हैं, एक बड़ा जो है बैकलॉग पड़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो कोई भी बंदा इंसाफ की दहलीज से इंसाफ लिए बगैर ना जाए। आप समझ रहे हैं? वैसे ये जो राय है रिजवान शहजाद साहब की राय है, लॉ मिनिस्टर की राय है, मैं बिल्कुल राय का एहतराम करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल राय आपको दे देता हूँ। इसका अवाम को, साइलीन को उनकी दहलीज पर इंसाफ देने और इंसाफ जल्दी देने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। हुकूमत जो है वो कंट्रोल चाहती है, हर सूरत कंट्रोल चाहती है, वो सुप्रीम कोर्ट हो या जो हाई कोर्ट हो, और वो चाहती है कि वहाँ पे ऐसे जजेस की मेजॉरिटी हो, वो या तो उनको सपोर्ट करें या उनके मुखालफिन जाएं। अब देखना ये है कि ये जो वो मंजरनामा आगे कैसे होगा। बहरहाल आपका राय मेरे लिए देखें, मेरी इसमें कोई पर्सनल राय तो अभी तक आई नहीं है। मैं अपनी पर्सनल राय आपको दूं। मैं जो आसिफ बशीर चौधरी साहब ने एक जुमला कहा था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा था कि जितना जुल्म जो है मैंने कोर्टों में होते हुए देखा है ना, उतना मैंने कहीं होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल, बड़ा भारी जुमला है उनका। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर फिर भी इसमें कोई इंटेंशन है भी या नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी बंदा हुकूमत में आता है, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है ना, वो चाहती है कि हर एक जो इंस्टीट्यूशन है, हर एक जो सेक्टर है, हर एक जो सिमत है ना, उसके काबू में रहे। और ये नून हो, पीटीआई हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही मकसद होता है कि उनकी हुकूमत को कोई छेड़छाड़ ना। दो मकसद कर लें। पहला मकसद है कि पहले हम आए, 1 2 साल 4 साल 5 साल कोशिश करके इक़्तिदार करें। दूसरा मकसद ये होता है कि हमें अगली टर्म जो है वो सीधी हो जाए हमारी। आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो बिल है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। इसमें ऑर्डिनेंस जो लाई थी हुकूमत 20 सितंबर को, वो जो हमें ये लगता है, हमें ये तासुर मिलता है कि जस्टिस कादी फायज ईसा की मिली भगत से वो आया था वो ऑर्डिनेंस, और जिसके बाद कमेटी तब्दील हुई, 63A केस लगा और सारे मामलात हुए। तो अब जो ऑर्डिनेंस था उसको बिल की शक्ल में कुछ तरमीम करके हुकूमत जो है वो सामने लाई है। और ये बड़ा जो भी अहम जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तब्दीली है वो जो है वो की गई है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जिक्र किया गया है। 191A जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से बात करता है, उनका जो है वो जिक्र किया गया है। और इसमें खास तौर पर जो है वो ये कहा गया है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसमें जो जजेस होंगे ये होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह। मैं आपको थोड़ा सा आसान बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं कि एंड द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, मतलब अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो हेड होगा वो उसका जो है वो बनेगा इसका रुकन तीसरा। अब फर्ज करें कि जस्टिस चीफ जस्टिस जो है वो बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का दूसरा जज होगा वो बनेगा। अगर वो भी पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होगा तो फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का बनेगा। तो ये जो क्लाज है ये डाल के हुकूमत ने जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोक दिया है बज़ाहिर। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में नहीं आएंगे तो वो ना तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होंगे और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो कमेटी है। सही है, यही लॉ मिनिस्टर ने भी हमें एक छोटा सा शॉर्ट दिया, अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप इस वीडियो में भी लगा सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली हमने क्या कोशिश की, और वो एग्जैक्टली यही जो आप बता रहे हैं इसी तरह की चीज़ें उन्होंने भी बताई हैं कि सीनियर जज होंगे, जब उनको इतनी सीनियर पोजीशन पर रखेंगे तो फिर उनको ना शामिल करना भी जो है वो मुनासिब नहीं है, तो उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन देखें, एक काम के जो है ना वो बेशुमार पहलू होते हैं, बेशुमार उसके पीछे मुहर्रकात होते हैं, एक एक लफ्ज़ से जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। ये वो सारा लेफ़्ट ओवर माल है, ये जो सारी हमने जो आपके सामने आज लेजिस्लेशन की चीज़ें रखी हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम में आनी थी। ये कोशिश थी कि ये 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा हो। अब देखिए उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया। आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करके उन्होंने आर्मी वाला मामला ख़त्म कर दिया। ATA की अमेंडमेंट आज पेश होनी थी लेकिन उन्होंने फिर एब्रप्टली सेशन ख़त्म कर दिया, जो 3 माह की हिरासत के हवाले से, जिसके ऊपर कल भी इन्होंने राना तारिक साहब के साथ एक वीलॉग किया था बड़ा मुफस्सिल, उसमें भी सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि 3 महीने तक आपको हिरासत में रखा जा सकता है अगर आप किसी एंटी टेररिज्म एक्टिविटी में जो है आपका जो लिंक है या कोई ऐसी चीज़ है। वो बिल आज पेश नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल वो एजेंडे पे मौजूद था, यानी कि सप्लीमेंट्री एजेंडा कह लें, वो हमारे पास बिल भी मौजूद है, उसकी कॉपी भी मौजूद है। इसी तरह जो बाकी चीज़ें थी वो भी बेसिकली उन्होंने आज एक करना मकसूद था कि जनाब आज के दिन ये सारे काम होने हैं, करने हैं। उसकी एक वजह साकिब भाई वही है जो हम पार्लियामान के अंदर बैठ के कर रहे थे कि एक इम्प्रेशन बिल्ड हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अगर आपको याद हो कि PTI से डील का एक इम्प्रेशन जो है वो बिल्ड हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे हैं। खान साहब की वाइफ को एलिजिडली शायद डील के तहत रिहा किया गया है, उनकी सिस्टर्स को शायद रिलीफ इसी बुनियाद के ऊपर मिला है, और शायद आइंदा दिनों में
इमरान खान साहब को भी शायद कोई ना कोई रिलीफ मिलने के चांस हैं। ये जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ इसका डिनाइल भी आया। आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी देखी होगी कि जी हम तो बिल्कुल सियासत से आउट है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमने तो कोई डील नहीं की है। तो वो सारी चीज़ें बेशक ऑन रिकॉर्ड कुछ भी हो, लेकिन बिहाइंड द सीन इस तरह की चीज़ें मैंने अभी जिन लोगों से बात की तो ये इम्प्रेशन बिल्कुल वाज़े है कि यार वो जो एक चल रहा था मामला उसका भी एक इम्पैक्ट आया है कि यार इस चीज़ को हम जल्द अज जल्द जो है वो पूरा करें और इस चीज़ को हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि किसी और तरफ जो है वो गेम ना चली जाए। आखिरी बात रिजवान शहजाद साहब, उन्होंने वही जो ट्रांसक्रिप्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग और वो जो ऑर्डिनेंस में दिया था वो इसमें भी ऐड कर दिया है और भी कुछ चीज़ा चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमने खुलासा आपके सामने पेश किया कि अमेंडमेंट्स हुई क्या हैं। मज़ीद भी तफसीलात लेकर आइंदा वीडियो में आपके सामने आएंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।